बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एमडी-कैट फिज़िक्स के क्रैश कोर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कंप्लीट टॉपिक एक सिंगल शॉट के अंदर। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के तमाम कॉन्सेप्ट्स को, इसके बेसिक ट्रिक्स को, और इसके साथ साथ हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी। तो स्टूडेंट्स, एमडी-कैट के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बनते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट ऐड करी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप इस शीट को डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड अगर किसी एमसीक्यू में आपको कोई मसला है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन को। लेट्स हमारे पास में एक फुटबॉल है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली किक करते हैं तो ये एक लाइन के अंदर मूव करेगा, तो इसका ये जो मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अगर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इसका ये जो मोशन है ये भी हमारे पास में वन डायमेंशनल होगा, क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर आप इसको कुछ इस तरह से थ्रो करो कि ये एक इस तरह का पाथ फॉलो करता है और एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, तो ये वाला जो मोशन है ये हमारे पास में कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बेसिकली हमारे पास में टू डायमेंशनल मोशन होता है। इसमें बॉडी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी मूव करती है और अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस भी। तो हमारे पास में ये जो कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल मोशन का, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दिया जाता है, जो कि हमारे पास में एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन की। अब सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में जो मोशंस हो रहे हैं इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनमें जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये होता है ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि बॉडी अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हम लोग। लेकिन जो वर्टिकल मोशन होता है वो होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे। तो हमारे पास में ये जो कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल मोशन का ड्यू टू इनर्शिया एंड वर्टिकल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मोशन हमारे पास में कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में जिस बॉडी को हम थ्रो करते हैं किसी एंगल के ऊपर विद द हॉरिजॉन्टल, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल, और जिस एंगल पर उसको थ्रो किया जाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस पाथ को बॉडी फॉलो करता है वो कहलाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और आइडियल केस में हमारे पास में जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक पाथ होता है। अब ये पाथ बेसिकली उस वक्त बनता है जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ना तो हम वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, ना एयर की रोटेशन काउंट करेंगे, और हम अर्थ को फ्लैट कंसिडर करेंगे। तो फ्लैट अर्थ के लिए अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो उसका जो पाथ है वो हमारे पास में पैराबोलिक होता है, जो कि एज एन एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं एज एन एमसीक्यूज़, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, एंड ये पॉइंट्स जो कि इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, तो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास में इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हमारे पास में अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोई भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि बॉडी अपने इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से मूव कर रहा होता है। और अगर उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में ज़ीरो के बराबर होगा। तो बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। और अगर उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस की, तो अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस हमारे पास में जो फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। तो हमारे पास में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली बॉडी के वेट के बराबर होती है, जिसके mg भी लिख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा, जो कि प्लस माइनस हो सकता है। तो माइनस उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है, और पॉजिटिव उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारी बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करता है, यानी कि जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है। एंड अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हमारे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है वो हमेशा चेंज होता है, यानी कि वो वेरिएबल होता है। जैसे जैसे बॉडी मूव करेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। अगर तो बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से अपवर्ड जा रही है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो हो जाता है। और अगर की बॉडी मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये हमारे पास में 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है एज एन एमसीक्यूज़ भी, और इनको यूज़ करके हम आगे अपनी फर्दर इक्वेशंस को भी ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब इसमें से अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप्स की, तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास में आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
तो अगर आप किसी बॉडी को एक स्पेसिफिक हाइट से थ्रो करते हो तो इसका ये वाला जो मोशन है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे जब आप इस बॉडी को थ्रो करोगे तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट आप देखो तो इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। यानी कि बॉडी यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रखता है अपनी, जो कि हमारी नेट वेलोसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी फर्दर मूव करेगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का यानी कि Vy वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे हमारे पास में इसके दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि आपको ये बताना है कि अगर आप बॉडी को एक स्पेसिफिक पॉइंट से थ्रो करते हो तो जिस पॉइंट से आपने इसको थ्रो किया है वो वहाँ से कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी कि वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम उसकी रेंज भी कहते हैं। तो सुनिए यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेसिकली वो बराबर होता है r=Vx/t। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है s=VIt + ½ AT²। अब आप अगर उस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर तो वहाँ पे हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, जिसकी वजह से हमारे पास में ½ AXT² का जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा r=Vix/t। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करने के लिए या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालने के लिए। इस तरह से दूसरी बात आपसे ये पूछी जाती है कि अगर आप उसको एक स्पेसिफिक हाइट से थ्रो कर रहे हो तो वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि बेसिकली उसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है, वो कितने डिस्टेंस से इनकी गिराया गया है। अब यहाँ पे सर आप ये निकालना चाहते हो तो इसके लिए भी आप वापस सेकंड इक्वेशन यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारे पास में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होता है। तो हमारे पास में जो Vit का फैक्टर होगा वहाँ पर वो 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास में ½ AYt²। और AY क्योंकि G के बराबर है और बॉडी अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो AY जो है वो +G के बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला है यानी कि जो हाइट का फार्मूला बनेगा इसका वो बनेगा ½ GT²। तो ये हमारे पास में दो इसके रिलेशनशिप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने MCQs को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को आप स्पेसिफिक हाइट से थ्रो करते हो तो वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड तक पहुँचेगा, यानी कि हमें निकालना है टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो अगर आपको टाइम टू रीच द ग्राउंड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है T=√2h/g, जिसको हमने मॉडिफाई किया है अपने पिछले रिलेशन से जो कि हमने हाइट के लिए पढ़ा है। अब सिंस ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको हाइट की वैल्यू गिवन है और जी हम जानते हैं 9.8 के बराबर होता है तो आप टाइम को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो ये वाला फार्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का वो किसके बराबर होगा तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए ना हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है Vf=Vi + At। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो उसके लिए आप पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, तो वो बनेगा Vfx=Vix + Axt। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं है तो Ax का फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी Vfx=Vix। अब यहाँ पे सुनिए देखो ये बात आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा फाइनल और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल पॉइंट के ऊपर वो वेलोसिटी का हमेशा सेम रहेगा, यानी कि हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। और अगर आप फर्दर एंगल्स की बात करो तो हम x को cos थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो फर्दर आप इसको Vi cos थीटा भी लिख सकते हो, जो कि हम यूज़ करते हैं बेसिकली इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, कि अगर हमारे पास में एंगल गिवन हो तो उस केस में आप फाइनल कंपोनेंट को निकाल सकते हो Vi cos थीटा की मदद से। अगर आप बात करते हो वर्टिकल वेलोसिटी की तो हमारे पास में सेम फर्स्ट इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे वर्टिकल फॉर्म में तो बनेगा Vfy=Viy + Ayt। अब हम जानते हैं कि Ay G के बराबर होता है, और अगर बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसके लिए G की वैल्यू प्लस यूज़ करेंगे, और अगर वो अपवर्ड मूव कर रही है तो उसके लिए G की वैल्यू माइनस में यूज़ करेंगे। तो हमारा फार्मूला बनेगा Vfy=Viy + Gt। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एट द मैक्सिमम हाइट या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में आप देखो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है यानी कि Viy वो तो 0 के बराबर है, तो अगर आप यहाँ पे Viy को 0 करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा Gt। तो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो Gt के बराबर होता है। तो ये दो रिलेशन है जिनको आप यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट और वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट।
अगर आप निकालना चाहते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला सिंपल सा होता है, VF(x) का स्क्वायर प्लस VF(y) का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट कर देना है। इनके स्क्वायर करना है, सम करना है और उनका स्क्वायर रूट कर देना है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो इनकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टेंजेंट का, तो वो होता है थीटा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स VFy डिवाइडेड बाय VFx। ये इनकी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को अगर आप हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दो और उसका tan इनवर्स करो तो हमें इसका एंगल पता चल जाएगा जिस एंगल पे हमने इसको थ्रो किया है। तो उसमें से हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे हमारी बुक में एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप डिफरेंट बॉल्स को इस तरह से ड्रॉप करते हो कि एक को आपने थोड़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, एक को थोड़ी उससे कम, और एक को आपने सिर्फ ऊपर से वर्टिकली ड्रॉप कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि बॉल ए है, तो ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 के बराबर है, लेकिन बी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थोड़ी ए से ज़्यादा है, और जो सी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप ये बताओ कि कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुँचेंगे। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास में इन तीनों बॉल्स को अगर आप साइमल्टेनियसली ड्रॉप करोगे एक ही टाइम के अंदर सेम हाइट से, तो ये तीनों बॉल्स हैं वो सेम टाइम में ग्राउंड तक पहुँचेगी, यानी कि इनका जो टाइम टू रीच द ग्राउंड है वो सेम होगा। अब इसका रीज़न हमारे पास में क्या होता है, अब देखो टाइम टू रीच द ग्राउंड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, T इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। अब इन तीनों बॉल्स के लिए हमारे पास में हाइट सेम है और इन तीनों बॉल्स के लिए हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ g है वो भी सेम रहेगी, यानी इनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम होगा, जिसकी वजह से जो टाइम टू रीच द ग्राउंड है वो तमाम बॉल्स के लिए सेम होगा। अगर हम बात करें इनके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी कि VFy किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो तो वो GT के बराबर होगा। अगर इनका टाइम सेम है, वैल्यू ऑफ G सबकी सेम है, तो हमारे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो भी हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। लेकिन देखो तो इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डिफरेंट है। A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, B का उससे ज़्यादा है और C का सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे दूर जा रही है, इसलिए उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर आप बात करते हो इनकी रेंज की कि वो कितनी दूर जाके गिरेंगे, तो जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी दूरी पे जाके गिरेगा। तो हमारे पास में इनकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इनकी जो रेंज है वो सबकी डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिएगा, दे ऑलवेज हैव डिफरेंट रेंज एंड वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एज अ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे MCQs वाले पोर्शन में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ट्रिक्स को यूज़ करके जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। तो हमें ये बताना है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को एक 10 मीटर की हाइट से थ्रो करते हो 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा और वो किस वेलोसिटी से जाके ज़मीन को टकराएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो डाटा गिवन है इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि बॉडी की जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 21 मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं जब आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो उस टाइम उसका जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होता है, और उसकी जो हाइट हमारे पास में है वो 10 मीटर है। तो यहाँ से आपको बताना है वो कितनी दूर जाके गिरेगा जब आप उसको थ्रो करोगे, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप रेंज कहते हो वो कैलकुलेट करना है, और किस वेलोसिटी से जाके टकराएगा, यानी कि आपने वेलोसिटी V बतानी है यहाँ पर। तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, वो होता है R इज इक्वल्स टू VIX इंटू T। अब यहाँ पे हमारे पास में टाइम नहीं है, तो टाइम टू रीच द ग्राउंड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। तो अगर आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करो तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, तो फॉर्मूला बनेगा R इज़ इक्वल्स टू VIX 21 और हाइट की वैल्यू 10 है, तो g को भी यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 यूज़ कर लेंगे, तो 10 से 10 जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के बराबर होता है, तो जब आप 1.4 को 21 से करवाओगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर के राउंड अबाउट। तो हमारी जो रेंज है जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बनेगा 30 मीटर। इसी तरह से अगर अब हमने निकालनी है वेलोसिटी, तो जब बॉडी जाके ज़मीन को हिट करेगा तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा फाइनल वेलोसिटी का। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ की, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, यानी कि VFX इज इक्वल्स टू VIX। अब हम तो जानते हैं कि VIX तो गिवन है जो कि 21 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर हम बात करें VFY की तो उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में ये बराबर होती है GT के। तो यहाँ पे आएगा VFY इज इक्वल्स टू GT।
अब जी की वैल्यू हमारे पास में वो तो 10 यूज़ कर लेंगे, लेकिन देखो टाइम को कैसे निकालोगे, तो टाइम का फॉर्मूला देखो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे 2h/g का स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू हमारे पास में आती है 1.4। तो ये बनेगा 10 × 1.4, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी है, तो अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूले को यूज़ करके, जो हमारे पास में होता है v=√(VFX² + VFY²) और होल का स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पे आप इसमें जब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो 21 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पे हमारे पास में जो 21 का स्क्वायर है ये होता है 441 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जब आप 441 को 196 में एडअप करोगे तो ये बनेगा 610। अब यहाँ पे सुनिए जो आंसर है देखो कितना आना चाहिए, तो अगर हमारे पास में होता 625 तो हमारा आंसर आता 25 करेक्टली आ जाता वहाँ पे, लेकिन ये क्योंकि 25 से थोड़ा सा कम है तो हमारा जो आंसर है वो 25 के आसपास रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर है वो 25 मीटर पर सेकंड ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये तकरीबन बनेगा आपके पास में 24 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको 25 मीटर पर सेकंड यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा न्यूमेरिकल है जिसमें आप डिफरेंट फार्मूलाज को किस तरह से यूज़ करोगे वो हमने सीखा है। तो अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी मसला हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में आता है इस लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की सेकंड टाइप है, जिसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का नाम भी दिया जाता है। अगर आप किसी बॉल को इस तरह से थ्रो करो कि वो एक एंगल बनाते हुए मूव करे इस तरह से विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो मोशन है इसको ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास में जो एंगल है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है बट 90 डिग्री से वो स्मॉलर होता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब इसमें आप देखो यहाँ पे तमाम केसेस वो पहले वाले एप्लीकेबल होंगे कि हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर आप देखो तो सेम है, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आप उसको ज़रा देखो तो हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट पर वो ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है, और जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो वहाँ पर उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगेन जब बॉडी हमारी जो है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है तो उस केस में उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो फिर से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा, बट हमारे पास में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हर पॉइंट पर वो सेम रहेगा। अगर आप इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस के अंदर, तो उस फार्मूले की मदद से आप उसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बड़ा कॉमन सा एमसीक्यू आता है कि मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी पहुँचता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसमें और वेलोसिटी में कितना एंगल होता है। अब स्टूडेंट्स हम ये बात तो जानते हैं कि बॉडी में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो होता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो जब हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो इस केस में इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमारे पास में दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। तो इसको आप यहाँ पे नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी कहता है कि जब आप बॉडी को थ्रो करते हो और बॉडी जो वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो जो एंगल है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी का विद द हॉरिजॉन्टल वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। एंड सेकंड कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग पॉइंट की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड आ रहा होता है, तो उस टाइम जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। अब ज़रा डायग्राम को गौर से आप देखो तो हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल वो ग्रेटर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंट होती जा रही है। तो जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सारी की सारी अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका एंगल कम होता जाता है, यानी कि एंगल जो है वो डिक्रीज़ करता है। लेकिन इसके बाद जब बॉडी वापस आती है टुवर्ड्स ग्राउंड, यानी कि नीचे मूव करना स्टार्ट करती है, तो उस केस में इसका जो एंगल है वो अगेन इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो जब बॉडी मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल डिक्रीज़ करेगा, और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो उसका जो एंगल है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आती हैं एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला होता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हाइट हमारे पास में क्या होती है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है
वो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है h इज़ इक्वल्स टू vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यानी कि इसको हम ड्राइव करते हैं बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ से आप देखो हमारी जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइन स्क्वायर थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज़ करोगे तो हमारी जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें एंगल की, तो हम जानते हैं साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री पे आती है, यानी कि +1। तो अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो 90 के एंगल के ऊपर, तो उस केस में उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम आपको अचीव होगी। लेकिन किसी भी दूसरे एंगल पर अगर आप बात करोगे तो उसकी जो हाइट है वो 90 से कम रहेगी। इसके बाद हमारे पास में आता है टाइम ऑफ द फ्लाइट या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ये होता है t इज़ इक्वल्स टू 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब ये बेसिकली हमारे पास में वो टाइम है जो बॉडी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक लेती है, यानी कि बॉडी कितनी देर तक हवा में रहा उसका ये टाइम होता है। अगर आपसे वो ये पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होगा, तो स्टूडेंट्स वो इस टोटल टाइम का हाफ होगा। तो जब आप इसका हाफ करोगे तो वो बनेगा vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g, यानी कि जो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट है वो इसका हाफ vi sin थीटा बाय g के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आपसे वो ये पूछे कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम कितना होगा, तो वो भी इसका हाफ होगा, यानी कि vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ से आप देखो तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका इनिशियल वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह से आप एंगल को अगर बढ़ाओगे 0 से 90 की तरफ, तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंक्रीज़ करेगा, और 90 के ऊपर जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब सुन रेंज हमारे पास में क्या होती है, ये बेसिकली होती है दूरी, कि जहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया है वो वहाँ से कितनी दूर जाके गिरा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, वो रेंज कहलाता है। और रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है r इज़ इक्वल्स टू vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे इसमें आप देखो तो हमारे पास में जो रेंज है इसका vi के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज़ करोगे तो रेंज जो है वो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन sin 2 थीटा से भी इसका डायरेक्ट लिंक है। तो हमारे पास में जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये 45 पर मैक्सिमम आएगी, बिकॉज अगर आप थीटा को लिखो 45 तो 45/2 ये बनेगा 90, और sin 90 मैक्सिमम यानी कि 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम रेंज है वो हमेशा 45 पे आती है। लेकिन किसी भी दूसरे एंगल पे आप देखो 45 से या उसको इंक्रीज़ करवाओ या डिक्रीज़ करवाओ तो हमारी जो रेंज है वो चेंज होगी, डिक्रीज़ करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात देखो, अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को ड्राइव करना है तो इनके लिए आप यूज़ करते हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपसे एज एन MCQ पूछी भी गई है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारे पास में कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है MCQs को सॉल्व करते वक्त। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को। अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड इंस्टेंटेनियस हाइट, तो हम जानते हैं जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमें अचीव होती है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम अपने हाइट के फॉर्मूले में sin 90 पुट करेंगे तो sin 90 की वैल्यू +1 होती है, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा vi² डिवाइडेड बाय 2g। अगर आप उसी फॉर्मूले में vi² बाय 2g को h max से रिप्लेस करो तो हमारे पास में रिलेशन बनेगा h इज़ इक्वल्स टू h max sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला हमारे पास में एक रिलेशनशिप बनता है बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड इंस्टेंटेनियस हाइट, जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप्स के MCQ को हल कर लेते हो। जैसे कि आपसे वो ये कहे कि अगर हमारे पास में जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम का हाफ हो तो एंगल बताओ, तो यहाँ से आप h को h max बाय 2 से रिप्लेस कर दोगे और फिर इसको आगे सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आपसे MCQ वो पूछता है और वो पूछे भी जाते हैं पेपर्स के अंदर अक्सर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अगर आपको बताना है मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा, तो हमारे पास में जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी एंगल ऑफ 90 के ऊपर होगा। तो अगर हम अपने टाइम के फॉर्मूले में साइन को 90 पुट करेंगे तो sin 90 1 आ जाएगा, और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो बनेगा 2vi डिवाइडेड बाय g। अगर हम इस फॉर्मूले में 2vi डिवाइडेड बाय g को t max से रिप्लेस करें तो हमारे पास में रिलेशनशिप बनेगा t इज़ इक्वल्स टू t max इंटू साइन थीटा। तो ये एक रिलेशनशिप, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रेंज का केस। अगर हम बात करें मैक्सिमम रेंज की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 पर होती है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो किस तरह से आता है। तो अगर आप लिखोगे sin 2 इंटू 45 तो 45/2 बनेगा 90, तो sin 90 1 के बराबर आ जाता है।
तो मैक्सिमम रेंज हमें हमेशा 45 डिग्री पे अचीव होती है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं और एक आइडियल केस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। अगर अपने फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करें तो फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है जिसके ऊपर हम एक एमसीक्यू भी आगे हल करेंगे कि वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। तो आप इसमें आर को आर मैक्सिमम बाय 2 से रिप्लेस करके इसको फर्दर हल कर लोगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है। अब इन्हीं रिलेशन से स्टूडेंट्स इनकी रेशियो भी पूछ लेता है। अगर वो आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेंज और मैक्सिमम रेंज की रेशियो क्या होगी, यानी कि आर डिवाइडेड बाय आर मैक्स, तो आंसर आएगा साइन 2 थीटा। इसी तरह से एच डिवाइडेड बाय एच मैक्स उसकी रेशियो आएगी साइन स्क्वायर थीटा, और टी डिवाइडेड बाय टी मैक्सिमम उसकी रेशियो आएगी साइन थीटा। तो इस तरह से आप इनकी रेशियो भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास में देखो यहाँ पे हमारे जो डायग्राम है इसमें हमने 3 पॉइंट्स दिखा रखे हैं ए बी एंड सी। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देखो इनके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे याद करने हैं एज एन एमसीक्यूज़ भी, और जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट ए की और पॉइंट सी की, तो पॉइंट ए हमारे पास में कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से हम बॉडी को थ्रो करते हैं, और पॉइंट सी हमारे पास में कहलाता है लैंडिंग पॉइंट जहाँ पे बॉडी जाके गिरता है। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट पे आप देखो तो हमारे पास में जो वेलोसिटी होगी ना उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा मैक्सिमम, जिसकी वजह से हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो मैक्सिमम होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, बट हमारे पास में पॉइंट ए और पॉइंट सी पर वो मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो मैक्सिमम आती है। तो ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होती है। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द लैंडिंग पॉइंट या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो हमें पता है बेसिकली वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे क्योंकि उसकी पोजीशन या उसकी जो हाइट है वो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे मिनिमम होगी उसकी। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो जब बॉडी पॉइंट बी पर पहुँचेगा एट द टॉप पॉइंट, तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास में जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ना वहाँ पे वो जीरो हो जाता है। और अगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास में ज़ीरो है तो वहाँ पे हम लिखेंगे जो फॉर्मूला था वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट, तो वहाँ पे वी एफ वाई को अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो हमारा आंसर आएगा वी इज़ इक्वल्स टू वी एक्स, यानी कि वहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो वो भी मिनिमम हो जाएगी, और इसका फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। बट यहाँ पे हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी मैक्सिमम होगी, बिकॉज बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच चुका होता है। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये इसका बेसिकली कुछ रिलेशनशिप्स हैं। अगर आपसे वो पूछे टोटल एनर्जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में आप किसी भी पॉइंट की बात करो ए बी सी या किसी भी और पॉइंट की, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, जो कि सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक के बराबर होती है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी वे के अंदर। अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास में 2 प्रोजेक्टाइल हैं जिनको हम थ्रो करते हैं। एक को हमने थ्रो किया है एट द एंगल ऑफ थीटा 1 और दूसरे को थ्रो किया है एट द एंगल ऑफ थीटा 2। तो आपसे वो ये पूछेगा इन दोनों की रेंज में, हाइट में या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप रेंज की बात करो तो देखो डायग्राम से नज़र आ रहा है कि दोनों की रेंज हमारे पास में सेम है, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो दोनों की हाइट देखो थोड़ा डिफरेंट आ रही है। अभी हमें कैसे पता चलेगा किस तरह से हम ये गेस करेंगे, तो इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास में प्रोजेक्टाइल्स की वेलोसिटी सेम हो और अगर दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो हमारे पास में जो दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज है वो हमेशा सेम आती है। यानी कि मान लो अगर हमारे पास में थीटा 1 जो वो 30 है और थीटा 2 60 है, तो 60 + 30 हमारे पास में आंसर आएगा 90 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो तो हमारे पास में जो रेंज है वो हमेशा बराबर होती है। या फिर इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितना आप 45 से दूर हो उतना ही 45 से पीछे चले जाओ। यानी कि अगर आप 45 से 5 आगे हो, यानी कि 50 पे थ्रो किया है, और दूसरे को आप थ्रो करते हो 45 से 5 कम पर, यानी कि 40 पर, तो 50 और 40 का जो सम है वो 90 बनेगा। तो उनकी जो रेंज है वो हमेशा सेम होती है। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो रेंज वहाँ पे हमेशा सेम होती है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं जिसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो R1 रेंज है वो बेसिकली रेंज है थीटा 1 की, और R2 रेंज हमारे पास में है थीटा 2 की। अब सुन यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की, तो देखो हमारे पास में थीटा 1 एंगल कम है और थीटा 2 एंगल ग्रेटर है, तो हाइट का और टाइम का एंगल के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
तो इस डायग्राम को भी आप देखो तो हमारे पास में h1 जो हाइट होगी θ1 की वो कम होगी और h2 हमारे पास में ज़्यादा होगा। और अगर हमारे पास में बॉडी की हाइट कम है तो वो कम टाइम लेगी, लेकिन अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी ज़मीन तक पहुँचने में। तो हमारे पास में जो T1 है वो लेस होगा T2 से और T2 ग्रेटर होगा बिकॉज H2 हमारे पास में ग्रेटर है। अभी एक डायग्राम को ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे हमारे पास में इसने डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को दिखा रखा है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। तो यहाँ से आप गैस करो तो हमारे पास में अगर आप 10 पे थ्रो करते हो किसी प्रोजेक्टाइल को तो उसकी जो हाइट है वो सबसे कम होगी। 30 पर जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, रेंज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर आप थ्रो करते हो 45 पर तो रेंज हमारे पास में उसकी मैक्सिमम आ रही है। अगर आप थ्रो करते हो 60 पर तो देखो रेंज फिर कम हो गई है। और अगर आप 80 पे थ्रो करोगे तो रेंज आपकी और कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप 0 से 45 के पास जा रहे हो तो रेंज बढ़ती जा रही है, लेकिन जब आप 45 से 90 की तरफ जाते हो तो रेंज जो है वो डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर आप बात करो हाइट की तो जैसे जैसे आप 0 से 90 की तरफ जाते जा रहे हो तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है और 90 पे आपको जो हाइट है वो मैक्सिमम अचीव होगी और रेंज वहाँ पे जो है वो मिनिमम यानी कि 0 अचीव होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे नोट करो, देखो अगर आप एक को थ्रो करते हो 10 के ऊपर और एक को आपने थ्रो किया है 80 के ऊपर, तो 80 वाले की और 10 वाले की जो हमारे पास में रेंज है वो सेम है, दोनों सेम पॉइंट बैक हिट कर रहे हैं। तो इनका सम देखो तो 80 + 10 ये 90 बनेगा, तो रेंज सेम आ गई। दूसरा देखो तो 30 और 60 इनकी रेंज भी सेम आ रही है, तो 60 + 30 की रेंज भी हमारे पास में सेम होती है क्योंकि इनका सम भी 90 बन रहा है। तो हमारे पास में अगर दो एंगल्स का सम 90 हो तो रेंज हमेशा बराबर होती है। अब देखो जो 60 डिग्री है वो 45 से कितना दूर है, तो हम लिखेंगे 15 डिग्री। और 30 45 से कितना पीछे है तो हम लिखेंगे वो भी 15 डिग्री। तो जितना 45 से आप आगे हो और उतना ही 45 से पीछे भी हो तो हमारे पास में उन दो एंगल्स की जो रेंज है वो भी हमेशा सेम होती है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटर रिलेशनशिप है हाइट का, रेंज का और टाइम का। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास में होता है r tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 4h दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ GT²। अब यहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है ना r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, इसको याद रखने के लिए आप एक थोड़ा सा सेंटेंस याद कर लो कि रतन चोर है। यहाँ पे जो रतन है वो है r tan थीटा और जो चोर है वो बराबर है 4h के। तो रतन चोर है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जो रतन चोर है वो बराबर है हाफ GT² के। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है जो हाइट को, रेंज को और टाइम ऑफ फ्लाइट को आपस में रिलेट करता है। अब यहाँ पे देखो अगर आपसे वो बोले कि रेंज और हाइट का आपस में क्या लिंक होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे r tan थीटा इज इक्वल टू 4h यानी कि रतन चोर है। अब यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स आपके ऊपर डिफरेंट MCQs बना देता है कि अगर आपसे कोई कि अगर हमारे पास में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 76 डिग्री हो तो रेंज में और हाइट में क्या रिलेशनशिप होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो होता है ना tan ऑफ 76 डिग्री, इसको आपने याद रखना है, ये 4 के बराबर होता है। तो अगर हम थीटा को 76 पुट करेंगे तो दोनों साइड से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारी रेंज है वो हाइट के बराबर आएगी। तो 76 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहाँ पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पे एंगल को पुट करते हैं 45 डिग्री तो tan ऑफ 45 डिग्री ये बराबर होता है 1 के। तो और जो रेंज है वो भी मैक्सिमम होती है, तो 45 पर जो मैक्सिमम रेंज है वो बराबर आएगी 4 टाइम्स ऑफ h के बराबर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो तो मैक्सिमम रेंज जो है वो 4h के बराबर होती है, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री हो तो जो रेंज है वो हाइट के बराबर होती है। इसी तरह से आप फर्दर रिलेशन निकाल सकते हो हाइट और टाइम का। तो फर्दर देखो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला अगर बनाते हो वहाँ पर तो वो बनेगा h इज इक्वल्स टू GT²/8 आ जाएगा वहाँ से। तो जो भी आपके पास में MCQs गिवन होंगे आगे हम इसको जब हल करेंगे तो उसमें फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपने फ़िलहाल बेसिक रिलेशनशिप है जिसको याद रखना है, तो बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं आना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको। तो एक बेसिक रिलेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अप्लाई करना है और अपने MCQs को सॉल्व करना है फर्दर। स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक का हमारे पास में लास्ट पोर्शन आता है बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास में क्या होता है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज़ कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि जिसको हमने एक बार थ्रो कर दिया फिर वो अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहे हैं, अनगाइडेड है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज़ कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि आपसे MD कैट में एज एन MCQ पूछा गया है ये डेफिनेशन। अगर हम बात करें इसके पाथ की तो जिस पाथ को ये फॉलो करता है वो इसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की या फिर बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जैसे कि एक पत्थर है, आपने इसको थ्रो कर दिया तो बाद में वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली मूव करेगा जिस तरफ आपने इसको थ्रो कर दिया है। तो वो जो अनकंट्रोल्ड पत्थर है उसका जो पाथ होगा हमारे पास में वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहलाता है।
अब इसमें हमारे पास में आता है कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में है कि अगर तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हमारे पास में जो बॉडी है वो ज़्यादा दूर तक प्रोजेक्ट कर सकती है, उसकी रेंज हमारे पास में ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस बीच में काउंट करी जाएगी तो उसकी रेंज जो है पहले से कम हो जाएगी। तो जो एयर रेजिस्टेंस है हम उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, यानी कि हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा रेंज को रिड्यूस करती है, उसका इम्पैक्ट वहाँ भी आता है। तो एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड हेंस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिड्यूस। तो वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इफेक्ट करेगी जिसकी वजह से रेंज इफेक्ट होगी, और वर्टिकल कंपोनेंट को भी इफेक्ट करेगी जिसकी वजह से उसकी जो हाइट है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को इक्वली इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें आइडियल केस की, तो आइडियल केस में हमने कहा था हम अर्थ को फ्लैट कंसिडर करते हैं और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा जो उसका आइडियल पाथ है वो बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ होता है आइडियल केस के अंदर, और ये हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल केस की, तो रियल केस में हमें पता है एयर रेजिस्टेंस हमें काउंट में रखना पड़ता है और जो अर्थ का कर्वेचर है वो भी हम काउंट करते हैं। तो लॉन्ग रेंज की जब हम बात करते हैं तो उस केस में जो अर्थ है उसको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं या उसको कर्वेचर हम काउंट करते हैं, और इसका जो पाथ हमारे पास में बनेगा वो होगा एलिप्टिकल, जो कि हमारे पास में एक रियल केस की एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास में ये कुछ पॉइंट्स थे बैलिस्टिक मिसाइल के रिलेटेड जो आपने याद रखने हैं एज एन MCQs, जो कि डायरेक्टली आपसे एज अ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपने पास पेपर्स के तमाम MCQs जो कि 2008 से 2023 तक पूछे गए हैं MD-CATS के पेपर में। तो हमारे पास सबसे पहला MCQs है एन मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन यहाँ पे बेसिकली बतानी है। तो ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है कि एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पे हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 2 हमारे पास में है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल से, या फिर स्पीड एंड मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल से। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी की अगर आपने रेंज कैलकुलेट करनी है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमारे पास में होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि आप उसको किस एंगल पर थ्रो कर रहे हो। अगर आप सेम वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करो तो 45 डिग्री पे इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम आती है। तो जो एंगल है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास में, जिस पर हमारी जो रेंज है वो डिपेंड करती है। तो हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है यहाँ पे वो ज़्यादा एक्यूरेट है इनिशियल वेलोसिटी की निस्बत। MCQ नंबर 3 हमारे पास में है द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स फ्लाइट इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का वो कितना होता है? इसका फॉर्मूला सिंपली हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि होता है 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय G, यानी कि हमारा जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 है फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल द इक्वेशन वी यूज़ इज़। तो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जबकि रेंज और टाइम निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में होती है 2AS इज़ इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो आपका जो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 है एट व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेंजेस आर इक्वल। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा पेयर है एंगल्स का जिस पे रेंज सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हमने डिस्कस करी है अपने प्रीवियस टॉपिक में कि वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उस पर रेंज हमेशा सेम होती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन में देखो तो 60 + 20 ये बनेगा 80, बीटा ऑप्शन है 60 + 30 तो ये 90 बनेगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है जिस पे रेंज हमारी सेम होती है। नेक्स्ट देखो तो 60 + 40 100 है, और 25 + 55 ये बनेगा आपके पास में 80, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन एंगल्स का सम 90 है वो आपका आंसर राइट है, उसको टिक करो और आगे बढ़ो। MCQ नंबर 6 हमारे पास में है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हम ये कहना है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर कर दें तो कौन सा जो फैक्टर यहाँ पे सही होगा? कहते हैं वर्टिकल स्पीड इज़ कांस्टेंट। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज वर्टिकल स्पीड हमारे पास में कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है। बीटा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल फोर्स इज़ कांस्टेंट। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करती। सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0। तो ये राइट ऑप्शन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा 0 होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोर्स। लेकिन जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है हमारे पास में वो G के बराबर होता है, वो कभी 0 नहीं होता, जिसकी वजह से जो डेल्टा ऑप्शन है वो भी इसका रॉन्ग हो रहेगा। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 है अ स्टोन इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज द पाथ दैट इज़। तो अगर आप एक स्टोन को एक पर्टिकुलर हाइट से थ्रो करो तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करे? तो देखो ये, अगर आप एक स्टोन को किसी स्पेसिफिक हाइट से थ्रो करते हो
तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाएगा और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ये पैराबोलिक होती है। तो ये बात हमने डिस्कस करी है अपने टॉपिक में। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि 45 डिग्री फॉर अ फिक्स वेलोसिटी व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ लार्जर दैन 45 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि अगर हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 से ग्रेटर हो तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट होगी। अब देखो इसमें ये डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो रेंज है वो 45 पर तो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एंगल 45 से इंक्रीज़ करता है जो रेंज है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। बट देखो जो हाइट है वो तो इंक्रीज़ कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 45 से एंगल को बढ़ाने पर जो रेंज है वो डिक्रीज़ करेगी और हाइट इंक्रीज़ करेगी। और अगर इसको मैथमेटिकली आप देखो हमारे पास में, तो हाइट का फॉर्मूला होता है, बल्कि रेंज का फॉर्मूला होता है r=vi² sin 2θ/g और हाइट का फॉर्मूला होता है vi² sin² θ/2g। तो रेंज का sin 2θ से और हाइट का sin² θ से डायरेक्ट लिंक है, लेकिन जो sin² θ की वैल्यू है सेम एंगल्स पर वो sin 2θ से ग्रेटर होगी, जिसकी वजह से जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा होती है एंड रेंज कम होती है। तो अब पहला ऑप्शन हमारे पास में है बोथ द हाइट एंड रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस, ये रॉन्ग है। बीटा में कहता है बोथ द हाइट एंड रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर, ये भी रॉन्ग है। चार्ली ऑप्शन है द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस बट द रेंज इज़ मोर, तो ये भी रॉन्ग है। यानी कि रेंज कम होगी बट हाइट ज़्यादा होगी जब हमारा एंगल 45 से ग्रेटर होता है। फिर डेल्टा में कहता है द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट रेंज इज़ लेस, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन उस वक्त पॉसिबल होता अगर हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 से कम होता, लेस होता। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास में है, अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है। तो ये बात हमने स्टूडेंट डिस्कस करी है अपने टॉपिक में कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होती है, बट द टॉप पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। तो हमारे पास में इसका जो अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास में है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी विल बी। अब बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट की, तो हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास में जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे जो ऑप्शन है वहाँ पे या तो अल्फ़ा ठीक होगा या फिर डेल्टा। तो अल्फ़ा में देखो वो कह रहा है Vx 0 के बराबर है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि Vx हमारे पास में कांस्टेंट होता है हर पॉइंट के ऊपर, वो ज़ीरो कभी नहीं होता। तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो डायरेक्टली राइट होगा, बिकॉज Vy वहाँ पर ज़ीरो है मैक्सिमम हाइट के ऊपर और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वो कौन सा एंगल है जहाँ पर जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है रेंज का वो होता है r=vi²/g × sin 2θ। अब हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की है टॉपिक में कि vi²/g ये तो मैक्सिमम रेंज होती है, तो फॉर्मूला बन गया r=rmax sin 2θ। अब कंडीशन हमारे पास में ये है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम का हाफ है, तो आप r को रिप्लेस कर सकते हो rmax/2 से। जब इसमें वैल्यूज़ को पुट करो तो rmax/2 में जो rmax है वो rmax से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 = sin θ 2θ। तो जो साइन है वो जब दूसरे लेके जाओगे तो वो बन जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 और साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 ये होता है 30 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया 2θ = 30 डिग्री। हमें निकालना है थीटा, तो फॉर्मूला आएगा θ = 15 डिग्री जब आप 2 को 30 पर डिवाइड करोगे, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो बन जाएगा अल्फ़ा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपसे कोई रिलेशनल एमसीक्यू पूछे बिटवीन मैक्सिमम एंड इंस्टेंटेनियस रेंज, हाइट या फिर टाइम। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कि एज एन एमसीक्यू आपसे पूछी गई है 2023 के पेपर में। एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास में है, विच ऑफ द पेयर ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स हैव द सेम रेंज। तो किस पेयर्स के लिए हमारे पास में जो रेंज है वो सेम होगी। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास में दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो तो उस पर रेंज हमेशा सेम होती है। तो अगर आप अपने तमाम ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास में जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट बनेगा, बिकॉज 40 + 50 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 13 है, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हाइल कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम द हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेज बाय। तो कहते हैं कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दो तो जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कितने टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो अगर आपको हाइट का फॉर्मूला याद हुआ तो उसमें देखो पढ़ा था h = vi² sin² θ / 2g।
तो जो हाइट है वो वी आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, 2 टाइम इंक्रीज़ करोगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारी जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो चार्ली ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, व्हेन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ द हाइट देन विच वन इज़ ट्रू। तो कहता है कि जो रेंज है वो हमारे पास में 1/4 ऑफ द हाइट के बराबर है। तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे ठीक है। अब देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रिलेशनशिप बिटवीन हाइट, रेंज एंड टाइम। तो रत्न चोर है इज़ इक्वल्स टू हाफ GT²। तो यहाँ पे यूज़ करोगे रतन चोर है, इनके r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में कंडीशन में क्या गिवन है कि जो रेंज है वो 1/4h के बराबर है। तो r को लिखो 1/4h। अगर हम r को 1/4h से करेंगे रिप्लेस, तो बनेगा 1/4h tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। अब दोनों साइड से h तो हो गया कैंसिल, बट ये 4 उस तरफ जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 16, यानी कि हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 15 है, निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ स्टोन टेक टू ड्रॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई बिल्डिंग लैंड ऑन द ग्राउंड टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कितना टाइम लगेगा एक स्टोन को ज़मीन तक पहुँचने में अगर आप उसको 125 मीटर की हाई बिल्डिंग से ड्रॉप करते हो, और g के लिए आप यहाँ पर 10 यूज़ करोगे। यानी कि सिंपली आपको यार बताना है टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम टू रीच द ग्राउंड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, वो होता है t इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। तो h हमारे पास में 125 है और g की वैल्यू 10 के बराबर है। तो 125 को जब आप 2 से करवाओगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 250 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 से 0 कट गया तो बनेगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास में होता है 5 सेकंड। यानी कि हमारे पास में जो इसका डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 16 है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी KE इफ़ इट हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। तो हमें ये बताना है कि अगर उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमारे पास में जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का एट द मैक्सिमम हाइट, तो वो होती है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। ये फॉर्मूला होता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो KE के बराबर है, बट एंगल कितना होगा यहाँ पे। तो देखो इसमें हिंट क्या दिया है कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रेंज हमें उस वक्त अचीव होती है जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसमें पुट करो, इसको हल कर लो। तो हमारे पास में जो हमें बतानी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट वो बराबर होगी KE इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 45। अब यहाँ पे हम जानते हैं कॉस 45 जो है बराबर होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो जब आप 1/स्क्वायर रूट 2 को हल करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो आंसर आएगा KE डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ KE के बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होती है। एमसीक्यू नंबर 17 है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो 45 का यहाँ पे एंगल बन रहा है। द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम डिपार्चर टू अराइवल अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन इज़। तो हमें ये बताना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके जो अराइवल का चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी पहुँचती है तो उसका जो मोमेंटम है वो बराबर होता है P इज इक्वल्स टू mv cos थीटा। बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी पहुँचेगी तो उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो उसमें हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू mv cos थीटा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में एंगल बता रखा है 45 डिग्री। तो अगर आप थीटा को 45 पुट करोगे तो बनेगा P इज इक्वल टू mv cos 45, और cos 45 हमें अभी डिस्कस किया है वो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है। तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा mv डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 18 है, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने ड्रॉप किया है 1 किलोग्राम की बॉडी को 60 के एंगल के ऊपर। इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना होगा। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पर जो मोमेंटम है ना वो बराबर होता है mv cos थीटा के। m हमारे पास में 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी 10 है और एंगल है 60 डिग्री, और कॉज ऑफ 60 बराबर होता है 1/2 के। तो जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि डेल्टा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास में 19 है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। जो हमारे पास में रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स है।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, तो ये बताने कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। अब देखो यहाँ पे सिंपली हाइट और रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लो फिर से। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, यानी कि रतन चोर है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना वो मैक्सिमम हाइट का 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स है। तो यहाँ से आप r को लिख सकते हो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h। जब इसको रिप्लेस करोगे फार्मूले के अंदर तो ये बनेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब यहाँ पे दोनों साइड से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें थीटा निकालना है तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि फर्दर 30 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 20 है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको ये बताना है कि किस पेयर ऑफ एंगल्स के लिए जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम होगी। तो ये बात हमने बार बार पहले भी डिस्कस कर ली है कि अगर हमारे पास में दो एंगल्स का सम 90 हो तो रेंज जो है वो सेम होती है। अब आपने ऑप्शन को देखो तो अल्फ़ा ऑप्शन में 15 + 30 तो ये बनेगा 45, ये रॉन्ग है। बीटा है 60 + 20 80। चार्ली ऑप्शन है 75 + 15 तो ये 90 बनेगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। और डेल्टा ऑप्शन है 50 + 25 तो 75, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 20 और हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है, एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास में वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट पर ज़ीरो होता है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। बट अगर आप बात करो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की और लैंडिंग पॉइंट की, या फिर जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड, वहाँ पे हमारे पास में जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी वहाँ पर मैक्सिमम होती है। बट हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है, बट टोटल वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर कभी नहीं होगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टोटल सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं 2008 से लेकर के 2023 तक। आई होप गाइज आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।